यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के सत्ता पर आने के रास्ता साफ होते ही पाकिस्तान ने अपने सुर भी बदल लिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन ने इजराइल के अलावा हमास और फलस्तीनी जिहाद को लिस्ट ऑफ शेम यानी शर्मनाक सूची में शामिल किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के ऑफिस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ ये लिस्ट फाइनल की है। इसके बाद इजराइल के राजदूत गिलाद एदर ने इसकी जानकारी दी है। जंग के बीच गाजा में बच्चों पर हो रहे जुल्म को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ये पहली बार है जब इजराइल और हमास को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यूएन ने हमास की बेतुके दावों के आधार पर इस लिस्ट में हमारा नाम जोड़ा है। ऐसा करके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने खुद को इतिहास में ब्लैकलिस्ट करवा लिया है। वे आतंकवाद और इजराइल के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत रखने वाली सेना है। यूएन का कोई भी फैसला इस हकीकत को नहीं बदल सकता है। दूसरी तरफ यूएन में फलस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने कहा कि इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में जोड़ने से उन बच्चों को दूसरा जीवन नहीं मिल सकता है जिनकी इजराइल के हमले में मौत हो गई। फिर भी यह इजराइल के अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक अहम कदम है। इजराइल और हमास के अलावा अब तक यूएन की लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, आईएसआईएस और अलकायदा का नाम शामिल है। पिछले साल यूक्रेन में जंग के बीच बच्चों पर हुए अत्याचार को देखते हुए रूस को इस सूची में जोड़ा गया था। इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद के बीच यूएन की रिपोर्ट में कई बार इसका जिक्र किया गया है। हालांकि अब तक कभी भी इन्हें लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग में अब तक 37,700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इनमें 15,571 बच्चे शामिल हैं। यूएन एक्सपर्ट के मुताबिक गाजा में खाना, पानी, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी सामानों की सप्लाई पर इजराइल की पाबंदी की वजह से वहां मानवीय संकट बढ़ गया है। गाजा के कई हिस्से में अकाल का खतरा है। इस हफ्ते की शुरुआत में यूनिसेफ ने बताया कि जंग के बीच 10 में से 9 फिलिस्तीनी बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यूएन के मुताबिक गाजा की 23 लाख से ज्यादा आबादी भूखमरी के कगार पर है। सबसे बुरी स्थिति युद्ध के बीच जन्मे बच्चों की है। अप्रैल में गाजा के अस्पतालों में कुपोषण से 12 साल से कम उम्र के 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब अभी हाल ही में क्या हुआ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। यूएन के एक प्रो स्कूल में हमला किया गया इजराइल के द्वारा और इजराइल ने कहा कि यहाँ पर एक टाइम टिकिंग बम चल रहा था जिस बम को हमने खत्म किया। कहने का अर्थ ये था कि कुछ समय बाद यहाँ से हमास के आतंकी निकलते और वो आतंकी हमला करते, इसलिए हमने इन चीजों को अभी ही खत्म कर दिया है। अब इससे इजराइल अपनी बात को किस तरीके से रख पाएगा, ये एक बड़ी मुश्किल है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे जैसे भारत में चीजें साफ हो रही है वैसे वैसे ही सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री कई बार भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर बयान दे चुके हैं। अप्रैल में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई थी कि भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। उन्होंने कहा था कि भारत पाक संबंधों का अपना एक खास इतिहास रहा है, ऐसे में चुनाव के बाद हालात बदलने की उम्मीद है। इससे पहले 23 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। सरकार मामलों से जुड़े लोगों से सलाह लेकर सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि वे चाहते हैं नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। फवाद ने कहा था कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है भारत
भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों में अतिवाद कम होगा। फवाद ने आगे कहा था कि भारत में आरएसएस और बीजेपी लगातार पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सोच कट्टरपंथी है, उनकी शिकस्त होना बहुत जरूरी है। जो भी उनको हराएगा, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उसके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। भारत की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था और इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इसे खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। इधर भारत ने भी कहा था कि जब तक आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक बातचीत का सवाल नहीं है। तब से 4 साल बाद तक 5 अगस्त के दिन पाकिस्तान देश भर में भारत के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते रहता है। अब जाकर जब चीजें क्लियर हो रही हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह है, पाकिस्तान को भी ये क्लियर हो गया है कि पीएम मोदी अब आ रहे हैं सत्ता में, तो पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। वो किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने शुक्रवार को कहा कि भारत की तरफ से हो रही बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। मुमताज ने आगे कहा कि हम भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद समेत सभी मसलों को बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार हैं। हम शांतिपूर्ण तरह से साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए भारत भी बातचीत से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर बलोच ने कहा कि भारत में सरकार बनने की प्रक्रिया अभी चल रही है, ऐसे में इस बारे में कोई भी बयान देना सही नहीं होगा। खैर, अब धीरे धीरे समझ में सभी को आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, पिछले कुछ महीने में कुछ भी हुआ हो, पर अब यहाँ पर धीरे धीरे बदल रहा है। पर हाँ, न्योता नहीं मिला है, इस चीज का दुख देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये बात उनके जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने पड़ोसियों को बुलाया है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, भूटान के नेताओं को आमंत्रित किया है। और साल 2014 में जब पीएम मोदी पीएम बने थे तब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन 2019 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। वहीं अब 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण में भी पाकिस्तान को भारत ने इग्नोर कर दिया और इसे लेकर पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा का रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति की तारीफ की और कहा भारत सार्क की अपनी सेटिंग कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को नहीं चाहता है। सार्क देशों के संगठन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका आते हैं। कमर चीमा ने कहा कि भारत ने अगले 5 साल के लिए सार्क को फिर निष्क्रिय कर दिया है। भारत अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। वो अपनी मर्जी से क्षेत्र की सेटिंग कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।